स्टार्ट करो। क्वेश्चन समझना पहले, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है, ये समझना है। क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ो। हम्म ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बस यही है, इसमें लिखना होता है, एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं है, ठीक है? हम्म फैक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखना ही होता है सब, इस वाले पैसेज में तुमको लिखना है। आया समझ में? ये चीज है। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन जेके रोलिंग नियर मैजिकल राइज टू फ्रेम। क्या करना है, ये जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज पे चले जाना है और देखना है, ढूंढना है कि जेके रोलिंग का कहाँ पे लिखा हुआ है जेके रोलिंग। आया समझ में? फिर उसके बाद देखो जेके रोलिंग में नियर मैजिकल राइजेस के बारे में कहीं कुछ बात हुआ है कि नहीं उस पैसेज में, वहां पर उस लाइन में, ठीक है? और फिर उस अगर मिल गया तो उस पूरे लाइन को समझो पढ़ करके, ठीक? आया समझ में? और उसके बाद अपने लैंग्वेज में लिख दो। यहाँ कह रहा है कि जेके रोलिंग को बताना है, एक्सप्लेन करना है जेके रोलिंग्स के बारे में, नियर मैजिकल राइज टू फ्रेम, ऐसा कुछ देखो। तो चलो आते हैं अपने पैसेज में, फर्स्ट वाला क्वेश्चन को लेकर के। ये है ना? तो ये देखो, जे लिखा है जॉन, जॉन कैथले, वही जेके रोलिंग, फुल फॉर्म में वो लिख दिया। नियर मैजिकल राइज टू फ्रेम लिखा है, वही हूबहू है। यानी यही तुम्हारा यहाँ पे आंसर होगा। आया समझ में? हाँ, यही आंसर होगा। आया समझ में? कुछ थोड़ा बहुत और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, तो थोड़ा सा पैसेज पढ़ करके तुम यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना अपने लैंग्वेज में। आया समझ में? हूबहू इसी में से छापना, अगर ना बन के आए तो हूबहू छाप देना। अगर खुद से बनाना आता है तो फिर क्या करना है, अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा उसको क्या कर देना, मॉडिफाई कर देना। जैसे यहाँ देखो इसका आंसर क्या दिया है, जेके रोलिंग इज द फिल्म, ऐसे करके लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक सी इज, ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है ना। हर पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक लेड हर टू मैजिकल फ्रेम, वही चीज है पूरा। यहाँ से देखो, सी वॉज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पब्लिशिंग हाउसिंग आफ्टर द बुक ऑफ थ्री वॉज पब्लिश्ड एंड देन हर बैंक बैलेंस्ड इंक्रीज ट्रेमेंडसली, लिखा है ना? अरे समझो पहले, मतलब अभी मैं पूछू। अच्छा, ये ट्रिमेंडेशल देखो, हर चीज के बारे में हम तुमको लिख के लाए हैं, यानी कि तुम लोगों को मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये लो, आया समझ में? आया कि नहीं है? पीपीटी इस तरीके से बनाया गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है तुम लोगों को, ठीक है? जब घर पर रिवीजन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होना है। तो किसका मतलब क्या है, जो भी हार्ड मीनिंग लगा होगा सब यहाँ पे होगा तुम्हारा। आया समझ में? तो ट्रिमेंडस मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है? वे वर्ड मीनिंग पे आएंगे, चलिए इसको समझो। तो ये क्या कह रहा है, तो सबसे पहले वाला जो हम लोग को लाइन मिला था यहाँ पर, उसमें देखो जरा, उसमें क्या लिखा है, मैजिकल फ्रेम इज ऑलमोस्ट एज नॉन वेल नॉन एज द कैरेक्टर्स सी क्रिएट्स, ठीक है? यानी उसने जो क्रिएट किया था, ठीक है, बहुत अच्छा सा कैरेक्टर उस फ्रेम में, वही था जेके रॉलिंग। आया समझ में? इसके बारे में देखो, यहाँ पर वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ होगा आंसर में। देखो देखो, जेके रोलिंग मैजिकल राइजेस टू फ्रेम इज वेल नोन एज द कैरेक्टर सी क्रिएट्स। ठीक है भाई, ठीक है। मिलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो हर पॉपुलर हर पॉपुलर कैरेक्टर लेड हर टू मैजिकल फ्रेम, लिखा है ना, हर पॉपुलर कैरेक्टर। तो हर कैरेक्टर लेड हर टू मैजिकल फ्रेम, जो उसका पॉपुलर कैरेक्टर था वो किस पर था, मैजिकल फ्रेम पर लीड कर रहा था। तो वही चीज क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, देख लो, वही चीज मैजिकल राइज टू फ्रेम, तो उसके मैजिकल राइजिंग पे क्या कर रहा था, उसका कैरेक्टर जो है फॉर्म कर रहा था, लीड कर रहा था। आया समझ में? अगर यहाँ से नहीं आ रहा समझ में कि और क्या लिखना है उसमें बना करके, तो थोड़ा बहुत इसको पढ़ोगे समझोगे तो तुमको दिखने लगेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, she had skyrocketed to the top of the publishing world. Now a row of zeros appear to the author bank balance and her life to turned upside down। नहीं, ये नहीं है, ठीक है? हम्म पीछे था क्या? यहाँ है, ठीक है? तो इसी में से तुमको क्या कर देना, थोड़ा बहुत और बना करके लिख देना उसके बारे में, जॉन कितन सॉरी जेके रॉलिंग के बारे में। आया समझ में कि नहीं आया?
तो पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पैसेज समझने की जरूरत नहीं एग्जाम में। अगर पैसे टेढ़ा मेढ़ा है तो हमें समझने की उसकी जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का क्या डिमांड है। ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यू में है तो उस तरह से हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, अगर एक्सप्लेन करने के लिए यानी लिखने के लिए है तो क्वेश्चन को सारा पढ़ लेंगे और फिर पैसेज में देखेंगे, वो चीज लाइन ढूंढेंगे कहाँ मिल रहा है, उसी को देख करके छाप देंगे उठा करके। अपने लैंग्वेज में लिखना हो तो अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। आया समझ में? कर लोगे? दिक्कत होगा? नेक्स्ट कह रहा है व्हाट रीजन डिड द पब्लिशर गिव फॉर रिजेक्टिंग रोलिंग्स बुक। रोलिंग्स बुक्स, जो रोलिंग का जो बुक था उसको रिजेक्ट करने का जो पब्लिशर का मेन रीजन था वो क्या था, क्या रीजन था, ये तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अपना कहाँ पे कोई रीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके हिसाब से अपना कर लेंगे, पढ़ते चलेंगे जहाँ मिल जाए। इस वाले में देखो यंगर सिस्टर द फोर, देखो यहाँ पे कहीं लिखा है कुछ रीजन उजन के बारे में। हम्म, पढ़ो, ढूंढो। पढ़ो सब लोग, इधर पढ़ो। पढ़ लिए पूरा? ये सब पूरा चार्ट दिया हुआ है, बताया गया है। 2011 में जो है क्या चीज लिखा है ये, अर्निंग इन मिलियंस यूएस डॉलर। 2011 से 2010 के सेशन में 5 मिलियन जो है अर्न किया गया है, ऐसे ही पूरा डेटा लिखा हुआ है हर साल का। ठीक है, रोलिंग के बारे में, एनुअल अर्निंग ऑफ जेके रोलिंग 2010 से 2019 तक का ये डेटा दिया है। अब यहाँ पे आओ जरा, पूछा था ना ये। ठीक है रीजन पूछा है ना, तो तुम लोग देखने के बावजूद भी इग्नोर उसको कर दिए, इसका मतलब समझ में नहीं आया तुम लोग। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देखो, एट फर्स्ट नो बडी वांट टू पब्लिश। पहले वो जो पब्लिश करना चाहते थे, है समझ में, कोई भी जो है पहली बार, नो बडी वांट टू पब्लिश, कोई पहली बार जो है कोई जो है वो चाहता नहीं था इस चीज को पब्लिश करना। हैरी पॉटर जो उनका कहानी था, है समझ में, कोई नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि सी वॉज टोल्ड दैट, वो बोलते थे कि प्लॉट, जो प्लॉट यानी जो लिखावट है, यानी जो वो लिखे हुए हैं, वाज टू कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम उसे प्रिंट नहीं करेंगे, छापेंगे नहीं, रिफ्यूज कर दे रहे थे, मना कर दे रहे थे, रिफ्यूज टू कंप्राइजेस। ठीक है, आया समझ में, तो उसे कॉम्प्रोमाइज कर देना, रिफ्यूज कर देते थे वो। ठीक है, उसे कॉम्प्रोमाइज कर देते थे। सी फाउंड ए पब्लिशर, जो पब्लिशर वो ढूंढते थे वो सब मना कर देता था। क्यों? कहता था कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो लिखे हैं, इसी वजह से। आया समझ में, तो ये इसका आंसर होगा, सामने ही लिखा हुआ था। तो ऐसे करना है, तुम्हें समझना नहीं है पैसेज को, थोड़ा बहुत समझना है, ज्यादा नहीं कि डिटेल में पूरा उसका कहानी समझ ही लेना है पूरा पैसेज पढ़ के नहीं। हल्का फुल्का समझ में आया ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और ढूंढना स्टार्ट करो पैसेज में। आया समझ में? तो देखो इसका आंसर, सी वॉज टोल्ड दैट हर प्लॉट ऑफ हैरी पॉटर वॉज टू कॉम्प्लेक्स, वही चीज लिखा है। आया समझ में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत? अरे आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत हुआ? और बताओ, नेक्स्ट वाला पढ़ो। ये वाला हो गया टू कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ अचीविंग फेम? फेम अचीव करने के लिए क्या उनका ड्रॉबैक्स रहा? फेम को अचीव करते समय उनको क्या ड्रॉबैक्स मिला? आया समझ में? एक काम करते हैं, पहले मीनिंग देख लेते हैं सबका। ठीक है, आप पहले मीनिंग समझ लेते हैं। पैसेज वाला तो समझ गए ना? पैसेज को हमें समझना नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझना है। ऊपर का 4 लाइन पढ़ लेंगे, नीचे का 4 लाइन पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत समझ जाएंगे पैसेज के बारे में कि किस चीज के बारे में लिखा है। आया समझ में? पूरा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जैसा पूछेगा, जिस पैराग्राफ के बारे में पूछेगा, बस उसी पैराग्राफ को पढ़ के समझेंगे, और फालतू वाले पैराग्राफ को पढ़ के नहीं समझेंगे हम लोग। जिस पैराग्राफ में वो क्वेश्चन होगा, बस उसी पैराग्राफ को एक बार एक लाइन में पढ़ लेंगे पूरा। आया समझ में? पूरा जितना पैराग्राफ वो होगा 3-4 लाइन का, उन सबको पढ़ के समझेंगे कि वो पैराग्राफ क्या कह रहा है। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाले में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इधर उधर कहानी रहता है। ठीक है, तो उसमें तो थोड़ा पढ़ के समझेंगे, और वो 1-2 दिन में आदत नहीं आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलर, तब तक वो चीज़ नहीं अचीव हो पाएगा। चाहोगे कि एक दिन में सब चीज़ हो जाए, समझ में भी आ जाए, आंसर भी सब करेक्टली बना दे, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। ये कम्प्रीहेंशन है। जब तक तुम्हारा माइंड धीरे धीरे ग्रो नहीं होगा, तब तक ये चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे। आया समझ में? तो उस चीज़ के लिए डेली तुम्हें क्या करना होगा? एक कम्प्रीहेंशन लगाना पड़ेगा डेली। ठीक है, इसलिए आज से एक होमवर्क मिल जाएगा तुम लोगों को। डेली एक कम्प्रीहेंशन लगा के आना है। ठीक है, कौन सा कम्प्रीहेंशन आप पूछोगे? तो जो पीडीएफ दिया है ना, डिस्कप्सी वाला, उसका डेली एक एक रोज बना करके आना है। डेली एक एक बना के आना है जी। उसमें क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन होना चाहिए तो। देखे जरा, क्वेश्चन नहीं है उसमें। तुम लोग खोल के देखोगे तब ना। उस चीज को खोल के देखोगे तब ना। सारा पीडीएफ वीडीएफ सब प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन तुम लोग खोल के देखना ही नहीं है। इंग्लिश का भी बुक पढ़ो, लेकिन एक पैसेज लगा। अब एक काम करो, इंग्लिश बुक मत पढ़ो। जब अगर पैसेज लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसी को पढ़ो। इसी में जो वर्ड मीनिंग तुम्हें नया लग रहा है, उसको लिखो। आया समझ में? उसको अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, या तो इंग्लिश वाला करो, अब इंग्लिश वाला छोड़ दो, अब इसी करो। इससे क्या होगा? क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होता रहेगा, और तुमको वर्ड मीनिंग भी मिलता रहेगा। ये देखो, ये दिया है ना, ये सब डिस्क्रिप्टिव पैसेज का है। देखो पैसेज दिया है पूरा, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड मीनिंग जो थोड़ा सा हार्ड है, उसके बारे में साइड में लिख भी दिया है। ठीक है, अब मान लो इससे इतना नहीं, ये तुमको नहीं आ रहा था, लेकिन और कुछ भी वर्ड है जो तुमको नहीं आ रहा है, तो तुम खुद से फाइंड कर लोगे। आया समझ में? तो ये देखो पूरा यहाँ पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दिया है, देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हो गया स्टार्ट, है कि नहीं है? और जैसे तुम्हारे एग्जाम में आता है, वैसे ही उसे क्वेश्चन है। ये सब, ये ओपिनियन ओपिनियन सब आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। आया समझ? जैसे तुम्हारे एग्जाम में आता है, वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ओपिनियन वाला क्या कह रहे हो? कैसे कहेगा मतलब? रीजन दिया हुआ है कि ट्रिमेंडस, लो ट्रिमेंडस यहाँ भी आ गया। आया समझ? देखो, हाँ, ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग वाले पैसे लेके आ रहे हैं जो हर बार यूज होगा वो चीजें। आया समझ में? तो वो वर्ड मीनिंग जो भी लिखवा रहे हैं उसको याद करो, इंपॉर्टेंट है, 10 बार बोल रहे हैं। जितना लिखवा रहे हैं वर्ड मीनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, वो हर बार यूज होगा। तो ट्रिमेंडस थिंग्स मतलब बहुत बड़े बड़े चीजें। तो उसके बारे में ओपिनियन कह रहा है कि ओपिनियन क्या होगा। आया समझ में? तो आंसर देखो तुम्हारा क्या लिखा है, मोस्ट एपिक थिंग्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसी को बोलते हैं। हाँ, रीजन दिया हुआ है कि ट्रिमेंडस थिंग्स है, तो ओपिनियन बताना है कि आखिर कैसा थिंग्स होगा, तो बहुत अच्छा एपिक थिंग्स होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो वैसे थिंग्स होंगे। तो नहीं, अगर यहाँ समझ में आ रहा है तो फिर इधर जाके देखो ट्रिमेंडस चीज कहाँ लिखा है, किस चीज के बारे में लिखा है। आया समझ में? फिर वहां से समझो, सेंटेंस पूरा पढ़ करके। आया समझ में? हाँ, कहाँ है? हाँ, ये देखो मिल गया एपिक थिंग्स। मिला एपिक थिंग्स। यहीं से तुम्हें देखना, ढूंढना है, समझना है। आया समझ में? वो करना है, तो ये चीज तुम लोग करोगे घर पे प्रैक्टिस, उसके लिए ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो डेली करना है। टोटल कितना है इसमें? एक पैसेज। टोटल पैसेज इसमें कितने हैं? 15 पेज का है। 15 पेज का है। फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद हम तुम लोग को वो 8 पैसेज है,
8 दिन करो इस चीज को प्रैक्टिस, ठीक है। और 9वें दिन से फिर हम लोग तुम फैक्चुअल दे देंगे, फैक्चुअल वाला पैसेज दे देंगे, उसको भी फिर 8 दिन का प्रैक्टिस करो। आया समझ में? क्योंकि अब ये ज्यादा दिन अब प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया पैसेज के लिए, ठीक है। चार 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 उसमें करा चुके हैं प्रैक्टिस, 4 या 5 डिस्कशन, 4 या 5 हुआ है ना। और 2 या 4 ये भी हो जाएगा। आया समझ में? अब ये 2-3 दिन चलेगा तो इसमें 2 या 4 पैसेज फैक्चुअल वाला भी हो जाएगा, यानी 8 से 9 पैसेज हम खुद प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है। 8 प्रैक्टिस अभी तुम खुद से ये 8 गो करोगे तो कितना हो गया, 16 गो पैसेज हो गया, ठीक है। फिर 8 गो और तुमको फैक्चुअल वाला देंगे, कितना हो जाएगा, 24 गो हो जाएगा। तो 24 पैसेज ऐसा हो जाएगा, फिर डेली, और उसके बाद भी डेली कराते रहेंगे। सोचो, अभी 9th में तुम करते जाओगे, फिर 10th में करोगे, उसके बारे में हैबिचुअल हो जाओगे। आ रहा है समझ में? यानी अगर तुम 365 दिन पैसे इधर कर रहे हो, फिर 365 दिन उधर कर रहे हो, टोटल मिला के कितना हो गया, 700 समथिंग हो गया। 700 समथिंग दिन अगर तुम डेली, अगर 700 समथिंग दिन अगर पैसे कर रहे हो, एक एक पैसेज ही कर रहे हो आधे घंटे निकाल करके, 700 दिन में तो ऐसा नहीं है कि वो तुम माहिर नहीं हो पाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि 700 दिन जब तुम कर लिए तो तुम्हारे पास, तुम्हारे बोर्ड जो ये पेपर बनाने वाला है, उसके पास ऐसा कोई पैसेज बचा होगा जो तुम्हारे नजर से गुजरा नहीं होगा। हाँ, बोर्ड में भी वही पैसेज आ जाएगा जो तुम्हारे नजर से गुजर चुका है। खाली प्रीवियस ईयर का करते रहेंगे। आया समझ में? नहीं आया? तो वही चीजें तुम लोगों को करना है, ठीक है। तो अभी ये करो, फिर उसके बाद फैक्चुअल वाला एक पेज वो देंगे, उसको करो। और फिर जो डेली कराएंगे उस वो डेली वाले में तुम लोग का प्रीवियस ईयर वाला रहेगा, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद फैक्चुअल और ये डिस्कसिव खत्म हो जाने के बाद, 8 दिन हाँ, 8-16 दिन बाद जो बच्चा फिर आगे का दिन, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला देंगे। अच्छा, मतलब संडे संडे। हाँ, संडे संडे नहीं, डेली वाला। डेली फिर भी तो करोगे, इन सब को छोड़ने के बाद, ये सब खत्म करने के बाद, ठीक है। यानी फैक्चुअल और वो, ये जो 8 पेज का है, फिर 8 पेज फैक्चुअल खत्म करोगे ना, उसके बाद जो बचेगा फिर डेली का, उसमें जो तुम लोग को डेली एक एक पेज का पीडीएफ डालते रहेंगे, ठीक है, एक एक उसका पैसेज का, और उसको डेली सॉल्व करके आना है। वो जो पैसेज होगा वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, तुम्हारे एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आया हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, समझ में आया? तो क्यों नहीं मजबूत हो जाएगा, वर्ड मीनिंग भी एकदम पावरफुल हो जाएगा। आया समझ में? अभी देखो इतना ही कर रहे हो तो वर्ड मीनिंग तुम्हारा रिपीट हो रहा है एक से दूसरे पैसेज में, तो फिर तो और हो जाएगा जब 700-800 पैसेज लगा लोगे। आया समझ में कि नहीं आया? यही चीजें हैं। फिर उसके बाद हम लोग का ये चीज हो जाने के बाद अपना फिर आएंगे अपना, ये तो 20 नंबर का हो जाएगा, ग्रामर साथ में चलेगा ही। और फिर और 10 नंबर बच जाएगा हमारा, जो डायरी राइटिंग और जो वो है डिस्क्रिप्टिव वाला लिखने वाला, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है, तो ऐसे लिखने वाला है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। ऐसे में क्या फॉर्मेट बताना है, लेटर में क्या है, लेटर में फॉर्मेट बता देना है, बाकी लिखना तो तुम लोगों को अपने मन से समझ वो करके। बस हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग लाइन जो फिक्स होता है लाइन, वो सारे फिक्स लाइन बता देंगे, ये चीज उस लेटर में लिखोगे तो कोई वो रहेगा, लिखना ही है, कोई भी लेटर में वो चीज आएगा, वो ये लाइन। लिखना है। आया समझ में? और फॉर्मेट बता देंगे कि कहाँ कैसे क्या लिखना है, डेट लिखना है, फिर उसके नीचे क्या लिखना है, उसके नीचे क्या, बस वही चीजें, फिर उसको अपने प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए देते रहेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस। आया समझ में कि नहीं आया? यही सब चीजें हैं। तो मुश्किल से देखो तुम्हारा जो है ना, जो लंबा चलेगा वो तुम लोग का चलेगा क्या चीज, पैसेज भी नहीं, पैसेज खत्म हो गया, लंबा अब चलेगा तुम लोगों का क्या चीज, जो इंग्लिश का जो कहानियां है, जो कविता है, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। सिलेबस में हाँ, 10th 9th के जो सिलेबस में, उसको पढ़ने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग का एक एक सप्ताह के अंदर में ये सारा चीज कंप्लीट होता चला जाएगा। कौन सा चीज, जो तुम्हारा 10 नंबर का जो ग्रामर के बाद बच्चा सेक्शन है, डायरी राइटिंग, लेटर और ऐसे जो है, आया समझ में? वो एक एक सप्ताह का टॉपिक है। एक सप्ताह तुम्हारा ऐसे राइटिंग में खत्म हो जाएगा, ठीक है, बताने के बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराने में। एक सप्ताह तुम लोग का लेटर बता करके प्रैक्टिस कराने में लगेगा। उसके बाद तुम लोग खुद से घर पे करना है, हम क्वेश्चन देते जाएंगे, घर से करना है। बाकी फिर इंग्लिश का जब टेस्ट होता रहेगा तो उसमें आएगा, तो उसमें खुद से बनाना है। आया समझ में? तो ऐसे फिर प्रैक्टिस, क्योंकि लेटर राइटिंग अब बार बार थोड़ी बताया जाएगा। उसके बाद टीचर जब बता दिया तो घर पे प्रैक्टिस करना है उस चीज को, लाके जहाँ चेक कराना है कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आया समझ में? ऐसे करना है, कोई दिक्कत है? वो हर वैसे ही होता है। और एक एक सप्ताह लगेगा बाकी सारी चीज में। जो लंबा चलेगा तुम लोग का वही बुक का वाला चलेगा, कहानी वहानी, उसमें थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। बाकी ये सारे एक एक सप्ताह के हैं, जिसमें से एक हो गया तुम्हारा पैसेज खत्म हो गया पूरा, 20 नंबर। 20 नंबर इधर खत्म, इसको अब जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे हाथ में ये और मजबूत होता चला जाएगा, 20 नंबर।
ठीक है। और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो और वही लूज हो जाएगा, और लूज हो जाएगा क्या, जब कुछ हासिल ही नहीं किया हो तो लूज क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ तो ऐसे करना है प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे कह रहे हैं, पहले आ जाते हैं वर्ड मीनिंग पर। तो वर्ड मीनिंग क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एक ही चीज कांस्टेंट है, अब वो चेंज हो ही नहीं रहा है, उसी को कांस्टेंट, मैथ में पढ़ते थे कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर पढ़ते थे ना। कांस्टेंट कौन सा चीज हो गया, अब वो चेंज होगा ही नहीं। तो कॉन्स्टेंटली मतलब क्या हो गया, वही चीज लगातार हो रहा है, वही चीज लगातार हो रहा है, तो वही कॉन्स्टेंटली होता है। आया समझ में, लगातार है, निरंतर है, सतत है, कंटिन्यूअसली है, इंसेस्टेंटली है। आया समझ में, परपेचुअल है, परपेचुअल मतलब भी लगातार होता है। आया समझ में। तो अब से जब तुम्हें बोलना होगा कंटिन्यूअसली, तो उसके जगह पे तुम अब यूज करो हमेशा कॉन्स्टेंटली, ताकि ये मीनिंग याद रहे। आया समझ में, उसके जगह पे हमेशा तुम याद यूज करो क्या चीज, इंसेंटली, उसके जगह पे हमेशा यूज करो परपेचुअली, क्यों नहीं याद रहेगा। आया समझ में, कंटिन्यूअसली की जगह पे ये सब मीनिंग यूज करो। एवर, एवर मतलब कभी भी, सदा, जो सदैव होता है उसे एवर कहते हैं। आया समझ में, उसे क्या कहते हैं, एवर, जो सदैव है, यानी एट एनी टाइम, एट ऑल टाइम, ऑलवेज जो हमेशा रहे, ऑलवेज। आया समझ में, उसी को एवर कहते हैं। एट एनी टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कभी भी हुआ हो, या प्रेजेंट में कभी भी हुआ हो, फ्यूचर में कभी भी हो रहा हो। आया समझ में, तो उसी को क्या कहते हैं, एवर कहते हैं। मीजल्स, मीजल्स मतलब क्या होता है, खसरा, खसरा में यानी, पढ़ो इंग्लिश मीनिंग क्या लिखा है, एन इन्फेक्शंस डिजीज कॉजिंग फीवर एंड ए रेड रैश। ठीक है, सुई मिलता है। हाँ, एक इन्फेक्शन डिजीज जो फीवर को कॉज करे, या फिर एक रेड रैश कोई बीमारी है उसको कॉज करे। ऐसा समझ में, जो लाल लाल चित हो जाता है ऐसे कोई मालूम। रैश करने से, खुजलाने से। है समझ में, तो वो जो होता है उसी को मीजल्स कहते हैं, ये बीमारी है मीजल्स, पढ़े भी होगे, मीजल्स एक बीमारी होता है बायोलॉजी में। है समझ में, मीजल, रैकेट्स, ये सब क्या है, ये सब बीमारी का नाम है। मलेरिया, मलेरिया ये सब चीज क्या है, बीमारी का नाम। तो एक बीमारी उसी तरह से मीजल्स की तरह ही है, जो रूब्यूला है, ये बीमारी का नाम है। आया समझ में, खसरा जिसे बोला जाता है। जियांट, जियांट, तो देखो अब इस चीज को कैसे याद रखोगे, तो डोरेमोन में जियान आता है ना, बहुत बड़ा है, मोटा सा है, ठीक है, तो उससे याद करो, जियांट, जियांट मतलब विशाल, जो राक्षस की तरह दिखे उसे जियांट बोलते हैं। आया समझ में, तो जियांट, जियांट मतलब जो विशाल हो, बहुत बड़ा, ह्यूज हो, ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, कोलोजल्स, कोलोजल मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल, उसे कहते हैं। जाइंट माने ठीक है, हाँ, जियांट मतलब भी वही होता है। रेयरली, तो रेयरली मतलब जो बहुत कम कम होता हो, बहुत कम, कभी कभी हो रहा हो, उसे कहते हैं रेयरली। ठीक है, जो रेयर हो यानी शायद ही कभी हुआ हो, दुर्लभ रूप से हो, उसे कहते हैं। जो विरल हो, ठीक है, ऐसा समझ में, यानी इनफ्रिक्वेंटली होता हो, सेल्डम होता हो, ठीक है, ओकेजनली होता हो, ओकेजन पे होता हो, जब त्योहार हो तभी वो काम होता हो। ठीक है, बाकी ऐसे जनरली, ओकेजन मतलब क्या होता है, त्योहार, ओकेजनली होता हो तो वो चीज हो गया। नॉट ऑफन, जो कभी मतलब जल्दी ना होता हो, हमेशा ना होता हो। इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में सिर्फ होता हो, उसे वो कहते हैं क्या चीज, रेयरली। हाउएवर मतलब हालांकि, अगर कहीं तुम्हें हालांकि किसी चीज में यूज करना है तो हाउएवर यूज कर सकते हो। ऐसा समझ में, इंग्लिश में अगर तुम्हें हिंदी का हालांकि की जगह पे अगर तुम्हें क्या बोलना है, हालांकि बोलना है इंग्लिश में, कि हालांकि ये चीज हुआ, तो वहां पे हाउएवर का यूज कर सकते हो। फिर भी या तथापि, इसका मतलब होता है। आया समझ में, नेवर, सॉरी, हाँ, नेवर, नेवर्थलेस बोल सकते हो, नॉनथलेस बोल सकते हो, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग बोल सकते हो। आया समझ में, नॉट विथ स्टैंडिंग बोल सकते हो। मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। देखो बोले थे ना कि इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। देखो ये भी चीज यहाँ यूज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज यूज होगा। यहाँ पे देखो फिर से वो चीज आ गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, लेकिन यहीं पर अगर हम इन स्पाइट को हटाकर डिस्पाइट कर दें, फिर ऑफ नहीं आएगा। आया समझ में, देखिए यहाँ देखो, डिस्पाइट, डिस्पाइट द फैक्ट, ऑफ लगा नहीं लगा, लेकिन यहाँ देखो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, यहाँ लग गया ऑफ। और इन स्पाइट और डिस्पाइट दोनों का मतलब बता चुके हैं पिछले उसमें, क्या होता है, यद्यपि, हालांकि। आया समझ में कि नहीं आया, हाउएवर का भी मतलब वही होता है। इम्पवरिस्ड में, इम्पवरिज्ड, इम्पवरिज्ड पीछे मीनिंग बता चुके, इम्पवरिज्ड पिछले ही पैसेज में था, गरीबी को बोलते हैं, याद करो, डेस्टिट्यूट, इम्पवरिज्ड, ये सब बताया हुआ था।
बताया था ना, तो देखो फिर से यूज हो गया इम्पॉवरेज्ड। तो ऐसे अगर हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं, ये सब चीज दोबारा क्यों लेके आ रहे हैं? ऐसा पैसेज ही क्यों उठा रहे हैं कि उसमें वो मीनिंग दोबारा यूज हुआ है, ताकि तुम लोग को दोबारा बताएं तो रिवाइज हो और याद हो। लेकिन तुम लोग घर पर रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि करते तो तुरंत आ जाते कि अरे हाँ इम्पॉवरेज्ड तो पढ़े थे पीछे। आया समझ में? तो इम्पॉवरेज्ड मतलब भी होता है निर्धन, जो गरीब है, जो दरिद्र है, पुअर है, डेस्टिट्यूट है, इंडिजेंट है। आया समझ में? ये सब का मतलब गरीबी होता है। मीनिंग रिड्यूस टू पॉवर्टी, यानी एकदम कमी है, ठीक है, एकदम कम हो चुका है उसका चीज। ओवर एक्टिव, जो ओवर एक्टिव हो, जो अति सक्रिय हो, बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग जिसे कहते हैं वही वो ओवर एक्टिव होता है। यानी हाइपर एक्टिव जो हो जाता है। आया समझ में? ओवर एक्साइटेड जो हो जाता है, एक्साइटेड भी नहीं, ओवर एक्साइटेड हो जा रहा है। आया समझ में? जो ओवर स्टिमुलेट करता हो, ठीक है, उसी को कहते हैं। यानी जो एक्सेसिवली जो एक्टिव पर्सन हो, हद से ज्यादा एक्टिव पर्सन हो, ठीक है, उसी को ओवर एक्टिव कहते हैं। उसी को हम बाद में चल करके ओवर एक्टिंग भी बोल देते हैं कि वो ओवर एक्टिंग कर रहा है। आया समझ में? जैसे तुम कर रहे हो। आया समझ में कि नहीं आया? कि नहीं आया? हाँ, नहीं आ रहा समझ में, तब भी हूँ कर रहे हो। नहीं आ रहा है। इमेजिनेशन, तो ये तो इजी है, इमेजिनेशन कर रहे हो, खोए सोच पड़े हो रहे। कल्पना में कहीं भी। तो प्रतिभा करना, कल्पना करना, रचनात्मक कोई चीज कर रहे हो, उसे वो कहते हैं क्रिएटिव करना। फैंटेसी करना। इन इन्वेटिवनेस करना। आया समझ में? इन्वेटिवनेस करना, यानी द फैकल्टी और एक्शन ऑफ फॉर्मिंग न्यू आइडियाज, कोई न्यू आइडियाज के बारे में तुम फॉर्म कर रहे हो अपने दिमाग के अंदर, इमेज इमेज बना रहे हो। ऐसा समझो कोई कॉन्सेप्ट को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट इन द सेंस, अपने सेंस में कोई ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो, उसी को कहते हैं। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब क्या होता है? मनोरंजन, जो हास्यप्रद हो, जो मजेदार हो, उसी को कहते हैं अम्यूजिंग। आया समझ में? उसी को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा अम्यूजिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा फनी है, जो फनी जो होता है, जो हास्यप्रद है, हंसने लायक है, जिस पे हंसा जाता है, अम्यूजिंग। तो वही है, यानी बहुत ज्यादा फनी है, बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग है। अब देखो जो जिस पे हंस रहे हो यानी इंटरटेनिंग पर्सन है, तो अम्यूजिंग पर्सन हो गया। तो वही होता है। ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस मतलब जो बहुत ज्यादा क्या है? फनी है देखने में, उसी को कहते हैं ह्यूमरस है। जिसे तुम क्या बोलते हो? प्रोवाइडिंग अम्यूजमेंट और लाफ्टर, जो लाफ्टर यानी कि हंसने का चीज प्रोवाइड करे, हंसाता रहे जो, उसी को अम्यूजिंग कहते हैं। क्वीर मतलब वही होता है, अम्यूजिंग की तरह ही होता है क्वीर। क्वीर मतलब जो विचित्र हो, अब जो विचित्र होगा वो अजीब ही है, फनी ही टाइप का है समझ में? तो जो अजीब हो, जो अनोखा हो, जो इक्सेंट्रिक, देखो पढ़ाए थे इक्सेंट्रिक, तो इक्सेंट्रिक पढ़ाए थे ना, तो वही वही है इक्सेंट्रिसिटी, मतलब वही होता है पागलपन जिसे कहते हो। आया समझ में? तो देखो जो भी चीज पढ़ाया जाता है वो यूज हो रहा है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है, हाँ। तो पढ़ना है। ये बार बार जो आ रहा है उससे क्या चीज पता चल रहा है कि जो पढ़ रहे हैं वो एकदम बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में यूज हो रहा है चीजें, ठीक है। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, जो पीछे ये पैसेज है वहीं से उठा हुआ है, यानी एक्सेंट्रिक ये सब चीज बोर्ड एग्जाम में ये चीज यूज हुआ है वर्ड मीनिंग, वो चीज तुम लोग बता चुके बहुत पहले ही। आया समझ में कि नहीं आया? तुम तो उस समय थे नहीं, ये एट ही में बताया हुआ है सब चीजें जब वो कैब चल रहा था। एक्सेंट्रिक, ऑडिसिटी मतलब ये अजीब तरीके दिखना। पेक्युलायर भी बताया था, याद करो एक्सेंट्रिक के साथ, पेक्युलायर एक्सेंट्रिक के साथ ही था, अजीब तरीके का दिखना, ऊपर लिखा पेक्युलर। हुआ था। हाँ, तो पेक्युलरिटी वही चीज हो जाता है, यानी एन अनएक्सपेक्टेड एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, यानी एक अनएक्सपेक्टेड और हल्का सा स्ट्रेंज है, यानी कि जो जिसको तुम पहचानते नहीं हो स्ट्रेंज पर्सन होता है। तो जो एकदम जो पहचान नहीं रहे हो उसका कैरेक्टर को या उसके हैबिट को, तो वही चीज होता है अजीब व्यक्ति। आया समझ में कि नहीं आया? मॉर्टेज, मॉर्टेज क्या होता है? जो गिरवी चीज होता है, जो जैसे कोई संपत्ति को गिरवी रख देते हो, ठीक है, क्षणग्रस्त कर देते हो, उसे को कहते हैं मॉर्टेज, ठीक है। आया समझ में? जिसे लीन कहते हो, जिसको हाइपोथेकेशन कहते हो, यानी यहाँ पे बहुत बड़ा मीनिंग लिखा है, इसको पढ़ लेना। लीगल एग्रीमेंट बाय विच बैंक और अदर क्रेडिटर्स लेंड मनी एट इंटरेस्ट इन एक्सचेंज ऑफ टेकिंग टाइटल ऑफ द डेबोटर्स, यानी डेबोटर यानी जो डेप्ट, जो कर्ज ले रहा है उससे
कोई चीज रखता है और उसके बदले उसको कुछ पैसा मिल रहा है, उसी चीज को क्या कहते हैं, मॉर्टेज कहते हैं। यानी जो चीज गिरवी रखते हो उसी को क्या कहते हैं, मॉर्टेज। जैसे घर रख के पैसा ले रहे हो तो घर तुम्हारे लिए क्या है, मॉर्टेज है उससे। ऐसा समझ में, जिस चीज को गिरवी रख के तुम पैसा ले रहे हो। आ रहा है समझ में? डेप्थ मतलब डेफ्टर, डेफ्टर मतलब होता है जो कर्ज ले रहा है, ये कर्जदार, उसी को कहते हैं। सिक्योर करना यानी सुरक्षित करना, सेफ करना, प्रोटेक्ट करना, शेल्टर्ड करना। ठीक है, शेल्टर मतलब आगे शेल्ट लगा देते हो, आया समझ में, तो जो शेल्टर्ड कहते हैं। मीनिंग है प्रोटेक्ट करना किसी डेंजरस चीज से। अनपब्लिश जिसको पब्लिश ना किया जाए, ठीक है, जो छिपा छिपा दिया जाए उस चीज को, यानी नॉट एट पब्लिश्ड जिसको प्रिंट ना किया जाए, जिसको अनरिलीज्ड किया जाए, जो अनरिलीज्ड हो, आया समझ में, जिसको रिलीज ना किया जाए। स्टक कर देना यानी फंसा देना, या अटका हुआ या रुका हुआ, उसको स्टक कहते हैं। स्टक हो गया, एक जगह पे जाके स्टक हो गया यानी रुक गया है, उसको स्टक कहते हैं, यानी कि ट्रैप्ड हो गया, जैम हो गया, वेस्ड हो गया, आया समझ में, उसी को कहते हैं। आया समझ में, फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, एक पोजीशन में फिक्स्ड हो गया जा करके, उसी को कहते हैं स्टक हो जाना। कोई दिक्कत है? प्लॉट्स, प्लॉट्स मतलब क्या होता है, साजिश। प्लॉट्स मतलब क्या होता है, साजिश। अगर यहाँ से एस हटा दे तो प्लॉट हो जाएगा। प्लॉट मतलब क्या होता है, जो जगह जमीन होता है उसे प्लॉट कहते हो, जो जगह होता है। लेकिन वही प्लॉट्स, तो देखो एस लगने से पूरा मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो प्लॉट्स मतलब साजिश होता है, जिसको षड्यंत्र बोलते हो, षड्यंत्र रचना, प्लॉट्स करना। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी, स्कीम, इंट्रिग्यू, आया समझ में, इन सब का मतलब होता है क्या चीज, प्लॉट्स यानी षड्यंत्र करना। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है, इलोबरेट है, आया समझ में, इन सब का मतलब क्या होता है, जटिल है। ठीक है, रिफ्यूज करना मतलब मना करना, रिफ्यूज कर दिया यानी क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया यानी इनकार कर दिया, यानी डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिनाय कर दिया, डिनाय करना भी मना करना है, डिनाय मना कर दिया, तो वही चीज होता है। इंडिकेट और शो अनविलिंगनेस, विलिंग मतलब चाह, अनविलिंग मतलब बिना चाह, यानी उसने कैसा शो किया, बिना चाहत वाला, यानी एकदम मना कर दिया, बिना, अगर किसी के ऊपर चाहत है ही नहीं तो क्या करेगा, अनविलिंगनेस ही फुल वो करेगा, शो करेगा, है, ऐसा बिहेवियर करेगा कि उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी मना कर रहा है इनडायरेक्टली, है समझ में, तो वही चीज होता है। नेक्स्ट आओ, कंप्रोमाइज करना यानी समझौता करना। कहते हो ना भाई, लगड़ा कहीं भी झगड़ा होता है तो क्या बोलते हो भाई, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, यानी समझौता कर लेते हैं, आया समझ में, तो उसी को कहते हैं समझौता करना, यानी कि एक एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो डिस्प्यूट के समय यूज किया जाता हो, एक दूसरे को शांत करने के लिए। ऐसा डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, झगड़ा के समय जो चीज यूज किया जाए उसी को कहते हैं एग्री कॉम्प्रोमाइज करना, यानी कॉन्सिलेशन कर लेना, सेटलमेंट कर लेना, एकोमोडेशन कर लेना, है समझ में, एकोमोडेशन कर लेना। कोई दिक्कत है? रॉयल्टी, तो देखो रॉयल क्या होता है, रॉयल, रॉयल पर्सन यानी जो अमीर पर्सन है, जो राजघराना से आता हो उसे रॉयल बोलते हैं। रॉयल्टी भी वही हो जाएगा, शाही परिवार, ऐसा समझ में, उसे रॉयल्टी कहेंगे। राजा शाही या राजा रानी जो बोलते हो वही हो जाएगा, यानी जो नोबिलिटी है, जो एस्टियोक्रेसी है, जो ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड इडियम है यहाँ पर, ब्लू ब्लड क्या है यहाँ पर, इडियम, यानी कि ब्लू ब्लड है। तो ब्लू ब्लड कैसा होगा, रेड ब्लड कॉमन पर्सन हो गया, क्योंकि हर चीज के, हर ह्यूमन के ब्लड में रेड ब्लड है समझ में। लेकिन ब्लू ब्लड मतलब कोई खास व्यक्ति है, तभी उसके अंदर क्या है, ब्लू ब्लड है, आया समझ में। ब्लू ब्लड सबके अंदर थोड़ी होता है, कोई खास होगा तभी तो वो ब्लू ब्लड है। ठीक है, लेकिन अगर रेड ब्लड हुआ, ये इडियम है, कहावत है, आया समझ में, उसको रियलिटी थोड़ी लेना है। लेकिन रेड ब्लड हुआ तो रेड ब्लड तो सबके पास होता है, यानी कॉमन पर्सन है। लेकिन वहीं पे ब्लू ब्लड हो जाए तो ब्लू ब्लड मतलब क्या हो गया, कोई खास है, रॉयल पर्सन, आया समझ में कि नहीं है, तो उसी को ब्लू ब्लड कहते हैं, ये इडियम है यहाँ पर, ब्लू ब्लड, आया समझ में, जो रॉयल्टी से दिखाता है। अपीयर मतलब प्रकट हो गया, दिखाई देने लगा, प्रतीत होने लगा, यानी कम इनटू साइट, साइट मतलब देखना, ठीक है, तो दिखने लगा, कम इनटू साइट है। बिकम विजिबल, विजिबल होने लगा। इमर्ज्ड हो गया, इमर्ज मतलब कि दिखने लगा, है समझ में। मेटलाइज्ड हो गया, मेटलाइज्ड सरफेस हो गया, यानी कि दिखने लगा वो। नेक्स्ट आओ, सरफेस्ड हो गया। अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन यानी सब उल्टा पुल्टा हो गया, अपसाइड डाउन मतलब सब उल्टा पुल्टा हो गया, अपसाइड डाउन हो गया, यानी कि कुछ अप साइड हो गया और कुछ डाउन साइड हो गया। अपसाइड डाउन यानी ऊपर नीचे, सब ऊपर नीचे हो गया, मीनिंग से ही निकल रहा है वो चीज, ऐसा में ऊपर नीचे यानी सब उल्टा पुल्टा हो गया। यानी कि इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्ट मतलब क्या होता है, उल्टा, पढ़े थे हम लोग रे डायग्राम, इन्वर्टेड, सब चीज पढ़ा हुआ है समझ में, तो इन्वर्टेड। रिवर्स्ड हो गया, टॉपसी
टर्वी, ये दोनों एक साथ है, टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी, आया समझ में, यानी उल्टा पुल्टा, टॉपसी टर्वी यानी उल्टा पुल्टा, आया समझ में। अब इतना सारा ये सब मीनिंग पढ़ लोगे तो कौन तुम्हारा एग्जाम ऐसा होगा जिसमें इससे बाहर आ जाएगा मीनिंग, ऐसा ऐसा वो भी, ठीक है। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट कौन होता है, जो पत्रकार होता है उसी को जर्नलिस्ट कहते हैं, आया समझ में। जिसको पत्रकार होता है वही जर्नलिस्ट होता है, जो समाज, जो समाचार जो दाता होता है, समाचार दाता, जो जर्नलिस्ट कहते हैं, जो संवाददाता होता है, एक ऐसा पर्सन जो राइट करता है न्यूज़पेपर को या मैगजीन को या ब्रॉडकास्ट है, यानी कि न्यूज़ सुनाता है, समझे, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करता हो रेडियो पे या टेलीविजन पे, उसको क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं, आया समझ में। जो रिपोर्टर होते हैं, जो न्यूज़ राइटर होते हैं, जो कोरेस्पोंडेंट होते हैं, वो सब होते हैं जर्नलिस्ट, आया समझ में। नॉकिंग मतलब खटखटाना, नॉक करना, नॉक करते हो ना, नॉक क्या करते हो, खटखटाते हो किसी गेट के बाहर जा करके, वही होता है नॉकिंग करना, यानी खटखटाना, यानी स्ट्राइक करना या हिट करना किसी चीज पर, ठीक है, रिपीटली यानी लगातार, उसी को नॉकिंग कहते हैं। तो बैंकिंग करना, रैपिंग करना या पॉन्डिंग करना, ये सब इसका मीनिंग है, आया समझ में। अनआंसर्ड यानी आंसर नहीं दे रहा, बेजवाब है, उसी को अनआंसर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अनरिजॉल्व्ड, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, अनसॉल्व्ड, अनआंसर्ड, यही हो जाएगा, आया समझ में। लिगेंडरी मतलब क्या होता है, जो लोकप्रिय है, जो फेमस है, जो पॉपुलर है, उसी को क्या कहते हैं, लिगेंडरी कहते हैं, ठीक है। तो देखो मिथिकल भी हो जाएगा उस सेंस में, मिथिकल मतलब क्या था, मीथ मतलब जो रियल ना हो, तो वो भी रियल, जो मीथ है वो तो बहुत जल्दी फेमस होता है, जो चीज रियल नहीं, अफवाह है, वो तो बहुत जल्दी फेमस होता है, तो वही है मीथ, मीथ मतलब अफवाह। जो फेबेबल है, जो स्ट्रॉयड है, ये सब चीज होता है लिगेंडरी। ऑब्सेशन मतलब जुनून, तुम्हारे अंदर ऑब्सेशन है, चीजों को करना है, कॉम्प्रिहेंशन को एक दिन में डेली एक पेज करने का क्या है, ऑब्सेशन है तुम्हारे अंदर, जुनून है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है, ऑब्सेशन। किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक और अनियंत्रित आकर्षण या लगाव, उसी को ऑब्सेशन कहते हैं। यह आकर्षण इतना गहरा होता है कि व्यक्ति का जीवन प्रभावित होने लगता है और वह सामान्य गतिविधियों से गतिविधियों में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, मतलब कि उसको इतना ज्यादा वो आकर्षित हो जाता है उस चीज से कि सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान रहता है, अगल बगल क्या चल रहा है कोई इससे फर्क नहीं पड़ना है, आया समझ में। उसी को कहते हैं ऑब्सेशन, यानी बहुत ज्यादा जुनूनी हो जाना, उसके अगल बगल क्या चल रहा है कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे, इतना उस चीज में वो जुनून उसके अंदर आ चुका है उस चीज का, आया समझ में, नहीं आया। एक्यूरेसी, देखो जब तुम कंपटीशन में जाओगे ना तो एक्यूरेसी शब्द बहुत ज्यादा यूज होगा, कि अपना एक्यूरेसी ठीक रखना, अपना एक्यूरेसी ठीक रखना, अपना एक्यूरेसी ठीक रखना, अब तुमको पता नहीं चलेगा अब ये एक्यूरेसी होता क्या है, ठीक है। तो अब समझो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब सटीकता, यानी जब तुम्हें आंसर लगे कि हाँ ये आंसर करेक्ट होगा, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसा समझ में, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब वही दोनों में से कोई आंसर तुम्हें लग रहा है कि हो भी सकता है, कभी लग रहा है कि हो भी नहीं सकता है, तो जब तुम इस चीज में हो, दुविधा में हो, कंफ्यूजन में हो, तो फिर उस चीज को अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे गलत हो गया तो तुम्हारा एक्यूरेसी खराब हो जाएगा, तुम्हारा सटीकता खराब हो जाएगा, जो सटीक बैठाने का तुम्हारा चल रहा है लगातार सारे क्वेश्चंस में, वो तुम्हारा फ्लो बिगड़ जाएगा, उसी को कहते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, कि तुम्हारा हर क्वेश्चन में एक्यूरेसी सही लगा, यानी सटीकता सही लगता चला है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एक्यूरेसी। तो कंपटीशन में अपना एक्यूरेसी बना करके रखना है, यानी कि अगर तुम्हें जो सॉल्व करना आता है बस उसी को सॉल्व करते चलो, इसमें हल्का भी डाउट उसको छोड़ो, क्योंकि उसको जहां सॉल्व किए गलत हो गया तो तुम्हारा सटीकता यानी एक्यूरेसी खराब हो जाएगा, आया समझ में। जो नंबर लगातार बढ़ रहा था फिर वो घट भी जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में निगेटिव मार्किंग भी होता है, एक्यूरेसी फिर बिगड़ जाएगा, आया समझ में, नहीं आया, तो उसी को कहते हैं एक्यूरेसी। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज, यानी करेक्ट करने का जो क्वालिटी होता है उसी को कहते हैं एक्यूरेसी। जो प्रिसीशन हो गया, एक्सटेक्शन सॉरी एक्सएक्टनेस हो गया, करेक्टनेस हो गया, ये सब होता है एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन, प्रिसीजन, प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज मतलब छोटा करना होता है, प्रिसीजन है ये, प्रिसीजन, ठीक है, ये प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज, इसका मतलब होता है वही करेक्ट करना। द क्वालिटी और स्टेट बीइंग ऑफ करेक्ट और प्रिसाइज, यानी छोटा करना, करेक्ट मतलब, प्रिसाइज मतलब क्या, छोटा करना, वह क्वालिटी जिसको तुम, या वो स्टेट यानी वो अवस्था जिसको तुम क्या कर रहे हो, प्रिसाइज यानी छोटा कर रहे हो, करेक्ट मतलब भी वही चीज हो गया कि सही करते जा रहे हो, आया समझ में। और छोटा करना भी वही चीज हो गया ना, कि अगर तुम सॉल्व करते जा रहे हो लगातार, जिसे छोटा कर रहे हो, लगातार छोटा करते चले जा रहे
आया समझ में? तो वही चीज है बना के रखना। थ्रिल्ड करना यानी रोमांचिक, जो रोमांचिक होता है, जो प्रसन्न होता है, उसी को कहते हैं। जो एक्साइटेड होता है, एंथोजियास्टिक, देखो ये दोबारा आ गया एंथोजियास्टिक, पढ़ा चुके हैं। एंथोजियास्टिक मतलब भी रोमांचक होता है, जुनून से भरा हुआ पर्सन। तो इलेटेड, इलेटेड मतलब भी होता है रोमांचिक। एक्सिलेट एक्सिलेटेड मतलब भी रोमांचिक। एक स्टैटिक, एक स्टैटिक मतलब भी रोमांचिक होता है, एक स्टैटिक। ये सब इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। स्टेफन, स्टेफन मतलब क्या होता है? ये नाम है। इस मीनिंग में जो यूज हुआ है, इस पैसेज में जो स्टेफन शब्द यूज हुआ है, वो किसी व्यक्ति का नाम है। आया समझ में? वो कोई वर्ड मीनिंग नहीं है। तो स्टेफन का मतलब क्या होता है? ये एक अंग्रेजी नाम है, ठीक है। एक मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब क्या होता है? एक पर्सन, एक व्यक्ति, ठीक है। फीमेलाइन मतलब जो फीमेल है उन्हें फीमेलाइन, मैस्कुलिन मतलब जो मैन है उनको बोला जाता है। तो एक मैस्कुलिन नाम है ये, यानी एक व्यक्ति का नाम है स्टेफन। फ्राइज, फ्राई करना किसी चीज को, उसी को फ्राइज बोलते हैं, जिसके फ्रेंच फ्राई बोलते हो, ठीक है। तो वही होता है फ्राइज। कोई दिक्कत है? टैप्ड यानी टेप, टेप किया गया हो उसे टैप्ड कहते हैं, यानी रिकॉर्ड किया गया हो जिसे बोलते हो, उसी को टैप्ड कहते हैं। किसी चीज को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड ऑन टैप। आउटरेज करना यानी क्रोधित करना, ठीक है, उसी को कहते हैं आउटरेज करना, ठीक है। यानी इंडिग्नेट करना, इन्फ्यूरिएट करना, इंसेंस्ड करना। क्लू, कहते हो ना कि कोई सुराग मिल जाए हमें, क्लू, तो वही होता है क्लू, ठीक है। कोई सुराग मिलना यानी कि हिंट मिलना, टिप मिलना, इंडिकेशन मिलना, उसी को कहते हैं। वल्नरेबिलिटी, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबिलिटी मतलब इसका मतलब क्या होता है? कमजोर। वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोर, कोई कमजोर है जो असुरक्षा में है, उसको भी बोल सकते हो। जो कमजोर है, जो असुरक्षित है, उसे भी बोल सकते हो वल्नरेबिलिटी। यानी जो वीकनेस में है, जो फ्रेगाइल है, जो फेसाइल है, ये सब उसका मीनिंग है कमजोर का ही। फ्रेगाइल, फेसाइल, सब उसका मीनिंग है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। डिफेंसलेस है, जो डिफेंसलेस है, कोई उसको सुरक्षा नहीं मिला है, एकदम डिफेंसलेस है, ऐसा समझे, उसको ही बोलते हैं। जो फ्रेगाइल है, यहाँ नहीं लिखा है फ्रेगाइल, फ्रेलिटी है, ऐसा समझ में। जो फ्रेगाइल है, फेसाइल है, वीकनेस है, वो सब उसमें आ जाएगा। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मतलब उसका दोष, उसका नुकसान, उसी को कहते हैं ड्रॉबैक्स, है समझ में। ड्रॉबैक्स यानी उसका दोष, उसका नुकसान। उसका नुकसान क्या है? उसका दोष क्या है? उसकी कमियां क्या है? उसी को कहते हैं ड्रॉबैक्स, ठीक है। ये चीज हम लोग 9th में पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स। जॉन डेल्टन का, उसके बाद रदरफोर्ड का, इन सब का ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। आया समझ में? 9th क्लास में ये सब चीजें, 10th में भी है, क्वेश्चन भी आता है 10th में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। आया समझ में? 9th में भी आता है ये सब चीजें, देखो इसको पता भी है, ठीक है। तो जो चीज पढ़ रहे हो एकदम सटीक पढ़ रहे हो, सिर्फ फॉलो करते जाओ, चीजें आती जाएंगी। तो ड्रॉबैक से मतलब कमियां निकालना होता है, ठीक है, कि उसमें कमियां क्या है, ठीक है। तो उसी को डिसएडवांटेज बोलते हो, कि क्या उसका डिसएडवांटेज रहा, ठीक है। डाउन साइड क्या रहा उनका, ठीक है, डाउन साइड यानी कहाँ कमी रह गया उनका, उसी को डाउन साइड बोलते हैं। इम्पीडमेंट कहाँ है उनका, ये सब है उसका साइनोनियम्स। इनसिक्योर, जो सिक्योर ना हो, उसी को इनसिक्योर बोलते हैं। अभी सिक्योर पढ़ के आए थे ऊपर, अब है इनसिक्योर, जो असुरक्षित हो, जो अनश्योर हो, जो अनसर्टेन हो, जो अप्रीहेंसिव हो, है समझ में। ये सब इसका मीनिंग है। ट्रिमेंडस मतलब जो विशाल हो, बहुत बड़ा हो, जो अद्भुत हो, जिसको इनॉर्मस, ह्यूज, इमेंस, ये सब बोल सकते हो। अप्रोच्ड, जो संपर्क किया गया हो, जो पास में हो, जो समीप हो, जो नियर हो, जो क्लोज हो, जो एडजेसेंट हो। एडजेसेंट मैथ में पढ़े थे, ठीक है, तो वो चीज हो। न्यूसेंस, ये भी एक अच्छा वर्ड है, न्यूसेंस मतलब जो परेशानी में हो, ठीक है, या सॉरी जो परेशान करता हो, न्यूसेंस जो उपद्रव करता हो, जैसे बोलते हो ना कि उपद्रव है, ये बोलते हो ना कि उपद्रवी किस्म का व्यक्ति है। परेशान कर रहा है उसको न्यूसेंस। हाँ, जो कष्ट कर रहा है, जो कष्ट दे रहा है, उसको कहते हैं। यानी एक ऐसा पर्सन या थिंग दैट इज अनोइंग और इनकन्वीनियंट हो, जो पेस्ट करता हो, जो अनोयंस, जो गुस्सा दिलाता हो, जो बॉदर यानी परेशान करता हो, बॉदर करता हो, ठीक है। ब्रदर नहीं है, बॉदर है, परेशान करना, है समझ में। इसको बॉदर को ब्रदर से भी याद रख सकते हो कि भाई परेशान करता है, उसी तरह से बॉदर मतलब भी परेशान करना। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब क्या होता है? किरदार, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा पात्र, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, आया समझ में, उसे बोलते हैं। यानी एक ऐसा पर्सन जो एक पर्सन के लिए ये जो है यूज होता है, जो रिप्रेजेंट करता है उसके नोबल को, उसके प्ले को, ठीक है। यानी उसके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसके फिगर को रिप्रेजेंट करता है, उसके पर्सोनेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी पर्सन के बारे में जो रिप्रेजेंट कर उसे पर्सनेज कहते हैं, आया समझ में। ये सब चीजें हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग से देखो, एक पैसे से तुम इतना वर्ड मीनिंग निकाल लो, 41 41 40 40 वर्ड मीनिंग निकल रहा है एक पैसे से। अगर वो चीज तुम्हारा डेली कंप्लीट होता चला जा रहा है, तो सोचो तुम्हारा कितना अच्छा प्रोग्रेस है वोकैब में हो जाएगा, आया समझ में, वोकैब में कितना प्रोग्रेस हो जाओगे।
ठीक है, तो डेली करना है ये सब चीजें। जो डेली कॉम्प्रिहेंशन करोगे उसको भी डेली खत्म करना है। इसमें सब लोग का दो हो चुका था ना, हाँ तीसरा करना है व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ अचीविंग फेम। फेम को अचीव करते समय उसका ड्रॉबैक्स क्या रहा, यानी उसकी कमियां क्या रही। ऐसा समझ में आ रहा है। तब देख लेंगे जाके पैसेज में कहाँ ड्रॉबैक्स क्या है, क्या कमी रहा उसका। ठीक है, अब देखो जरा इसमें निकालो कहीं, देखो दिखेगा कुछ, शुरू से पढ़ो, देखो कहीं कुछ लिखा है इसका। क्या था अचीविंग कमियां, ड्रॉबैक्स। क्या फेम फेम Fame? फेम मतलब जो नाम, अपने नाम को चाहता था कि अचीव कर सके, एक फेम कमाए, एक फेमस हो जा करके दुनिया में, लेकिन उस फेमस होने के चक्कर में उसको क्या ड्रॉबैक्स मिला। पीछे सिस्टम तो अच्छे करें। कभी अब हर जो कठिन वाला वर्ड आ रहा होगा उसका मीनिंग पता होगा तुम लोगों को, इसमें पढ़ रहे होगे, दिख रहा होगा, वो मीनिंग आ रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा। मेरा नहीं हम्म, नहीं तो जरा देखो यहाँ पे इसका आंसर, तब पता चल जाएगा क्या लिखा है। इसका ड्रॉबैक क्या था, वो अप्रोच करता था दिन और रात जर्नलिस्ट के पास जा करके, नॉक करता था उसके डोर को, हर फ्लैट, उनके फ्लैट्स के। इट वाज बिकमिंग ए नॉसेंस एंड शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ देम, और कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं देता था। नॉसेंस मतलब क्या था, परेशान हो गई नॉसेंस मतलब परेशान करना, पढ़े थे ना, परेशान हो गया उस चीज से वो। और ये चीज देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, तुम लोग को इसलिए यहाँ पे रोके थे इस चीज में, लेकिन तुम लोग उस चीज को पकड़े नहीं। अब देखो ढूंढो फिर से दोबारा उस चीज को पढ़ने के बाद कहाँ है। हम्म, लिखा, डे एंड नाइट सी हैड जर्नलिस्ट नॉकिंग ऑन द आंसर डोर ऑफ हर फ्लैट, है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा देर रुके भी थे, चेंज करने के लिए बोल रहे थे तब भी थोड़ा देर रुके थे कि देखे तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा, ये तुम लोग देख ही नहीं पा रहे उस चीज को। हम्म, हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है घर पे, करो दम के प्रैक्टिस करो। यहाँ लिखा है सी फाउंड ए पब्लिशर नाउ रिसीव्ड हिज फर्स्ट रॉयल्टी चेक बाय बुक 3 he had he she said skyrocket to the top of the publishing world। ठीक है, a row of zero appeared on the author's bank balance and her life was turned upside down। यानी कि उसका लाइफ कैसा, अपसाइड डाउन, उसका लाइफ कैसे टर्न कर रहा था, उल्टा पुल्टा, अपसाइड डाउन पढ़े थे ना, ऊपर नीचे वो क्या कहता था, ऊपर नीचे अपसाइड डाउन कर रहा था, ऊपर नीचे, उसका लाइफ ऊपर नीचे कर रहा था। डे एंड नाइट जो है वो जर्नलिस्ट के पास जाके नॉक करता था, आंसर द डोर ऑफ द फ्लैट, ये सब कर रहा था। सब चीज पढ़े थे अभी हम लोग, कर रहे थे कि नहीं, सब वर्ड मीनिंग में ही आ गया था उसका आंसर। ठीक है, ये देखो वही चीज है,
हर इट वाज बिकमिंग ए न्यूसेंस एंड शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ देम, ये भी चीज इधर कहीं होगा, देखो इधर पढ़ो। इसी को बना के लिख दिया है। बना के लिखना है, आया समझ में, हम्म, कोई दिक्कत समझ में आया? तो वही चीजें करना है, खुद से प्रैक्टिस करो ये सब चीजें, नहीं करोगे फंसते चले जाओगे, समझे? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आंसर एक्सप्लेन ही तो सिर्फ करना है। वाई वाज रोलिंग आउटरेज, रोलिंग आउटरेज यानी क्यों गुस्सा हुआ, आउटरेज मतलब क्या था, गुस्सा, हम्म, आउटरेज। वाई वॉज रोलिंग, रोलिंग जो है वो आउटरेज क्यों हुआ, विद द इटालियन डस्ट जैकेट, इटालियन डस्ट जैकेट के ऊपर जो है वो क्यों जो है वो आउटरेज हुआ। चलो देखो, लाओ कहीं से शुरू से कर दें कि यहीं से छोड़ दें, शुरू से। कि यहीं पे देखना है, यही तो है। देख लो पहले इधर ही, आराम आराम से पढ़ो लाइन को ऊपर से लेके नीचे तक। See through with this. I got a vision from the phone. मिल गया, समझ में आया? अब उसी लाइन को पढ़ करके समझ करके और अपने लैंग्वेज में उस चीज को उतार देना है, आया समझ में? देख लेते इसका, पहले ये लाइंस पढ़ो समझो, फिर आंसर देखते हैं, तब समझ में आया कि उसने कैसे लिखा है। Rolling quality control. ऑब्सेशन, जितने भी हार्ड मीनिंग उन सब के बारे में अब तुम लोगों को पता है। Influence says through step है ना। पढ़े थे ना, स्टेफन एक नाम है। Surprise टैब्ड लिखा है, ट्रैप्ड नहीं लिखा है, टैब्ड, रिकॉर्ड करना था, याद करो, टैब्ड पढ़े थे, रिकॉर्ड कर रहा था किसी चीज को। outrage that Italian dust jacket showed Harry minus his glasses, ठीक है, चलो समझ में आ गया। glasses are clue in the vulnerability। अब इसका आंसर देखो, क्या अंतर है, वही छाप दिया है, तो क्या हमको इस पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत है? है समझ में, पूरा चीज वही छाप दिया है, आया समझ में कि नहीं है? पैसेज पूरा समझने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो कि क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन समझ गए पैसेज में मिलने लगेगा। नेक्स्ट आओ, फाइंड ए वर्ड इन द लास्ट पैरा दैट मीन्स द सेम एज इनसिक्योर और हेल्पलेस, जो इनसिक्योर का मीनिंग निकालता हो, जो हेल्पलेस का मीनिंग निकालता हो। ऐसा समझ में, इनसिक्योर है यानी क्या है, हेल्पलेस है, इनसिक्योर पर्सन है, हेल्पलेस है एकदम, ऐसा समझ में। तो उसका मीनिंग बताना है लास्ट पैराग्राफ में पढ़ के, कि उसका मीनिंग जो है सेम कौन सा लास्ट पैराग्राफ में एक वर्ड है जो निकाल रहा है। हम लोग यहाँ पे देखो एक चीज पढ़े थे, बोले हुए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो, क्या था ये, इसका मतलब पढ़ो, क्या था, कमजोर, असुरक्षा, है ना, इसका मतलब लास्ट पैराग्राफ में आओ, देखो वहां पे कहाँ का क्या लिखा है, कुछ समझो, लास्ट पैराग्राफ ये है ना हमारा, इसी में पढ़ना है, मीनिंग निकालना है उसका। इनसिक्योर और हेल्पलेस का मीनिंग कौन दे रहा है, आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे करना है, मीनिंग पता होगा तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, और इसी चीज को ले जाकर वहां लिख देना है, कोई दिक्कत है? समझ में आया? लास्ट एक क्वेश्चन बच गया, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी अब ग्राफ पे जाएंगे, अब ग्राफ को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक रोलिंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल,
किस किस साल में रोलिंग जो था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ होगा, तो जिस समय बार सबसे ऊपर होगा वही उसमें साल में वो ऊपर सक्सेसफुल हुआ होगा। तो देख लो किस में सबसे ज्यादा बार जो है ऊपर हुआ है, देख लो। 95 2016 से लेकर यही 2 साल है जिसमें दोनों साल फेमस हुआ है, आसपास में ही है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे, यही है ना 2 साल। और ज्यादा लेंगे तो एक ये भी ले लेंगे, ये सबसे थोड़ा सा इन सबसे कम है लेकिन थोड़ा ज्यादा फेमस हुआ है। देखो हाँ कितने साल वो फेमस हुआ है, ठीक है कैची। तो हाउ मेनी ईयर्स मतलब कितने साल, हाउ मेनी क्या हो गया, हाँ 6 साल होगा ना। हाँ वही यहाँ से लेके वहां तक जोड़ लेंगे। कितना साल लगा उसको फेमस होने में? हैं, कितना साल लगा, एक मिनट तक, हाउ मेनी इयर्स डिड इट टेक रोलिंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, बताओ कितने साल लगे उसे फेमस होने में, अच्छा कितने साल लिए फेमस होने फेमस में। होने में? तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये सब में तो फेल होते चले गए, अचानक से सक्सेसफुल इनको यहाँ मिला, यहाँ पे हाँ। 2016 17 17 18 में थोड़ा सा कम मिला लेकिन फिर थोड़ा सा बढ़ गया, आया समझ में कि नहीं आया, 6 साल लगा। कोई दिक्कत। हम्म, तो इट टुक अराउंड 6 years फॉर रोलिंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, कोई दिक्कत। हम्म, इस तरीके से सबको पैसेज को करेंगे। अब ये एक पैसेज आ गया, हैदराबाद द सिटी ऑफ निजाम गोलकोंडा, ये कहानी पढ़े होगे हिस्ट्री में, निजाम गोलकोंडा के बारे में, हैदराबाद सिटी का। नहीं पढ़ोगे तो 9th 10th में पढ़ लोगे। ये देखो यही बता रहे थे, टॉपर्स का है, पैसे ये टॉपर्स का है, उसका कॉपी का फोटो खींचा हुआ है, देखो कैसे लिखा है, कहीं भी कटिंग मारा है नहीं मारा है, ये जो गड्ढा गड्ढा ये किया गया है ना, एग्जामिनर की तरफ से किया गया है, उसके मार्क्स को छुपाया गया है, क्योंकि मार्क्स रिलीज वो नहीं किया जाता ना रिलीज, उसको छुपा करके फोटो खींचा गया है। आया समझ में कि कितना इसको मार्क्स मिला है वो नहीं दिखाया गया है। बाकी देखो ये एग्जामिनर का चेक किया हुआ है, ऐसे टिक किया हुआ है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा टिक किया है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कॉपियां होती हैं तो जल्दी जल्दी टिक करके भागना होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि एकदम अच्छा वर्ड में लिखो, एकदम सिंपल, एकदम घिजी मिजी नहीं करो, एकदम साफ सुथरा लिखो, देखो कितना साफ सुथरा लिखा है, हम्म, लिखा है। हाँ कहीं भी गलती हुआ है तो देखो जैसे यहाँ पे कुछ छूट गया है वर्ड, तो ऐसे एरो दे करके ऊपर लिखा है, बे आया समझ में। और जहाँ गलती होता है वहां पे सिर्फ एक लाइन ऐसे काटना होता है, वो नहीं कि धके घिसी मिजी कर देना है, एक लाइन सिर्फ ऐसे एक लाइन मारो सिर्फ, आया समझ में, कटिंग। और देखो दूसरा इसमें और देखो खासियत, एक आंसर के बाद दूसरे आंसर पे जाने के बाद एक लाइन छोड़ा है, और प्लस में बीच में ऐसे अंडरलाइन भी किया है, ये देखो लाइन किया है ताकि डिफरेंस बता पाए, देखो हर चीज में किया है, हर हर आंसर में किया है, तो ये चीजें करना है, ये चीजें करनी है, ये सब ऐसे बताएंगे एग्जाम तक, हम ये सब चीज तुम लोग को बताएंगे क्या क्या फॉलो करना है, क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती से ई लिख दिया था, क्वेश्चन आंसर में गलती से क्या लिखा था ई, देखो कैसे कट मारा है, कि गिजी मिजी कर दिया है, नहीं ऐसे कट किया, ये सब टॉपर्स के होते हैं आइडियाज, उनके ही वो देख करके हम लोग सीखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे गलती हुआ था, कितने लाइन में कट मारा है, एक लाइन में कट मारा है, आया समझ में। तो ऐसे ही एक लाइन में कट मारना है, गीजी मिजी नहीं करना है, समझ में आया। देखो कितना साफ सुथरा लिखा गया है, छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, साफ सुथरा लिखा गया है, वैसे साफ सुथरे लिखने हैं, समझ में आया नहीं आया। ये देखो यहाँ पे व्हाट लीड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट को जो है वो कौन क्या लीड करता था, कौन लीड करता था, यही आया हुआ था एग्जाम में, इसी का आंसर है वो। हाँ इसका वो आंसर है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर व्हाट लीड द गोलकोंडा फोर्ट्स कौन था, सब साबित है। हम्म, काकतिया dynasty। काकतीय डायनेस्टी, हाँ, काकतिया। हम्म, क्या कह रहा है पहले समझो, व्हाट लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट का जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या बताता है, किस चीज को लीड करता है, गोलकोंडा फोर्ट ढूंढो कहाँ लिखा है,
या कहीं फोर्ट देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? What about you? The beautiful ruins of the fort have restored the kingdom of the fort and the beautiful ruins of the fort have ये देखो मिल गया यहाँ पर कहते हैं डायनेस्टी रूल्ड बिल्ट द फोर्ट लिखा है तो बोला था क्या लिखा है ये पढ़ो कैपिटल ऑफ कुतुब शाही देखो पूरा वहां से छाप दिया है छापा है कि नहीं छापा है पूरा काकातिया डायनेस्टी रूलर तक का वेन वेन गोलकोंडा वाज द कैपिटल यहाँ से लेकर के काकातिया रूलर तक छापा गया है टॉपर्स का ये है देखो यहाँ से वेन गोलकोंडा वाज द कैपिटल यहाँ से लेकर के ये देखो काकातिया रूलर तक मतलब जहाँ आंसर है उससे एक लाइन पीछे का ले लो एक लाइन आगे आया समझ में वो पूरा वो छपा हुआ है आया समझ में हाँ। अगर जब नहीं समझ में आए तब ऐसा किया करो ठीक है नहीं तो अपने लैंग्वेज में लिखो वो सबसे बेस्ट होता है कोई दिक्कत है तो यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट देखो व्हाट लेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट का डिस्ट्रक्शन के लिए क्या लेड करता था डिस्ट्रक्शन का देख लो कहीं पर आफ्टर द कैप्चर ऑफ औरंगजेब द फोर्ट और द ruins देखो ruins मतलब क्या होता है बर्बाद कर दिया गया उस फोर्ट को ruins मतलब बर्बाद करना होता है तो औरंगजेब को कैप्चर करने के बाद मुगल एम्पायर ने जो है उस फोर्ट को क्या कर दिया बर्बाद कर दिया तो यही है इसका आंसर आया समझ में क्या लिखा है ये तो आगे आगे क्या लिखा है द कैप्चर ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर औरंगजेब लेड टू द डिस्ट्रक्शन यानी कि वही जिम्मेदार था किस चीज को तोड़ने के लिए उस फोर्ट को तोड़ने में बर्बाद करने में ruin करने में इसको अपने लैंग्वेज में लिख दिया इस चीज को आया समझ में तो जिस चीज में तुम्हें समझ नहीं आ रहा उसको क्वेश्चन पैसेज ही छाप दो लेकिन जिसमें तुमको समझ में आ रहा है कि हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसको अपने लैंग्वेज में लिखो आया समझ में ऐसे करना ये है पूरा पैसेज का वो चीज है प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तुम्हारा परफेक्ट होता चला जाएगा समझ में आया इस पैसेज को कल करेंगे इसका वर्ड मीनिंग कल देख लेंगे इंपॉर्टेंट ठीक है अभी निकाले नहीं है उसके बाद हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन का अब ये एक लास्ट बच जाएगा ये इसका ये सारा चीज करेंगे ये चीज खत्म करेंगे फिर कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा हम लोगों का फिर मीनिंग वाला हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है